प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन पर। यदि आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज अपन इस क्लास में जो भी 2024 में RSSM बोर्ड और RPSC के एग्ज़ाम हुए उनके सारे ही है जो MCQ है जो करने वाले हैं। जितने भी एग्ज़ाम में पूछे हुए 2024 में वो सभी की सभी अपन एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो आपके लिए मैंने बहुत ही अच्छी सी मेहनत की है। इस तरह से एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है जो लेकर आया हूँ, और आगे मैं आपके इससे संबंधित जो और प्रश्न बन सकते हैं वो भी साथ साथ में एक एक प्रश्न है जो लेकर आया हूँ। तो आपको चिंता नहीं लेनी है। आपके 90% है जो आजकल आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं वही छपते हैं, क्योंकि आजकल नए प्रश्न तो बनाए ही कहाँ से। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको सीधे प्रश्नों से मतलब रहना चाहिए। तो देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है कि सही सुमेलित नहीं है। ये देखो संगणक के एग्जाम है उसमें पूछा हुआ है कि सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से सही सुमेलित नहीं होगा। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो अलवर में हो जाएगा। और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है जो बूंदी में नहीं होगा। ये कोटा और बारां में मुख्य रूप से फैला हुआ है, कोटा और बारां में फैला हुआ है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से आपके सीधे से ही कुछ मिलान करके कुछ एक एक प्रश्न साथ में लिख के लेकर आया हूँ, ताकि आपके भी एग्ज़ाम टाइम में जो ज़्यादा बड़ा वीडियो न हो सके और आपको कम टाइम में ही ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ। तो सुमेलित कीजिए, इनमें आपको सुमेलित करना है। तो पहला मेजा बांध है जो हो जाएगा अपना भीलवाड़ा के अंतर्गत। और दूसरा है सोम कमला अम्बा परियोजना है जो अपनी हो जाएगी डूंगरपुर के अंतर्गत। और मोरेल बांध परियोजना है जो हो जाएगी सवाई माधोपुर के अंतर्गत। और जाखम बांध परियोजना जो हो जाएगी प्रतापगढ़ में। यानी ए के साथ अपना हो जाएगा 30 तीनवा। तो ए के साथ तीनवा ये तो कट ही जाएगा। फिर अपना हो जाएगा बी के साथ में हो जाएगा अपने चौथा। तो बी के साथ में हो जाएगा चौथा। तो ये और ये हो जाएगा बी कट जाएगा। अगला है मोरेल बांध है जो तीसरे के साथ दूसरा है। तो यहाँ पर अपन को पता है कि तीसरे के साथ ये रहा दूसरा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो ये देखो 2 से 3 एग्जामों में एक ही प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है। तो यानी देखो ये 2024 में 2 से 3 बार प्रश्न है जो रिपीट हुआ है। तो देखो कितनी बार है जो रिपीट होते हैं प्रश्न। तो ये आपको पता है कि 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण था अपने एकीकरण का। तो इसमें उदयपुर है जो रियासत है जो हिस्सा नहीं थी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, हर एक एग्जाम में छापते हैं। अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति है उसका अध्यक्ष है जो कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंशीधर शर्मा। ए इसका राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेवे कि मीणा सुधार समिति है उसका अध्यक्ष कौन है, बंशीधर शर्मा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। ये देखो 3 से 4 एग्जामों में एक ही प्रश्न है जो रिपीट हो गया सीईटी में। और राजस्थान पुलिस में 2 से 3 बार है जो प्रश्न रिपीट हो गया। तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने। और इसके साथ एक और याद रख लेना, एक है जो केंद्र शासित प्रदेश है जो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि मत्स्य संघ का उद्घाटन है जो किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री है द्वारा है जो किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवी गोडगिल है इसके द्वारा किया गया है, यानी सी इसका राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। ये 2022 में भी 3 से 4 बार प्रश्न है जो रिपीट हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भील एवं ग्रासिया को एकत्रित करने के लिए संत सभा है उसकी स्थापना है जो किसने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी। इसके साथ एक और ध्यान ये रख लेना है कि 1883 में की थी संत सभा की स्थापना। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि किसने भील शिक्षा के लिए है जो एक खडलाई आश्रम है की स्थापना की है, यानी खडलाई आश्रम की स्थापना है जो किसने की है भील शिक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा है, इन्होंने की है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा
कि श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन है जो चलाया गया। ये संगणक 2024 में पूछ लिया गया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है जो विजय सिंह पथिक द्वारा चलाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर ले, क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन है जो किसके द्वारा है जो किया गया। ये एलडीसी जो 2024 की हुई हाल ही में, उसमें पूछा हुआ है। तो विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की है। और ऊपरमाल पंच बोर्ड की कब की है, तो 1917 में की है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। और जो विजय सिंह पथिक है वो उन यूपी में उनका जन्म हुआ, फिर वो राजस्थान में आए, और वास्तविक नाम हो जाएगा इनका भूप सिंह। और इनका जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है उसका जो प्रथम जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था पंच मन्ना जी को, पटेल को बनाया था। पंच कह दो या अध्यक्ष कह दो, किसको बनाए, मन्ना जी पटेल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 से 4 प्रश्न है जो एक ही साथ बता दिए, क्योंकि यहाँ से घुमा फिरा के आपको ये पूछा हुआ है अब की बार, तो ये पूछ सकता है भूप सिंह का इनका वास्तविक नाम, या फिर कब हुई स्थापना, ये पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे। तो इनमें से कौन से बिजोलिया, ये देखो विजय सिंह पथिक, एक ही बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। वो एलडीसी में पूछा, ये अपने कांस्टेबल में पूछ लिया गया। यानी एक प्रश्न है जिसको एक ही साल में दो बार रिपीट हो गया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आप देख सकते हो साथ साथ में कि अलग से आपको देखना हो तो, परंतु इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारे कि बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन है जो सत्य है। ये जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी है उसमें पूछ लिया गया। तो अपन का पहला हो जाएगा कि 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा हमारा कि पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदई के रूप में ली गई रकम का भार है जो जनता पर डाल दिया, ये भी सही है। जनता पर डाल दिया था 1906 में, आपको पता ही है। और अगला हो जाएगा कि विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया, ये भी सही है। और पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की। आपको पता है कि पृथ्वी सिंह ने तो कुछ भी किसानों को रियायतें नहीं दी थी। आपको पता है कि कर ऊपर कर है जो बढ़ा दिया था। तो इसका ए 2 और 3 है, ये सही हो जाएंगे, यानी कि बी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सन 1903 में किसने अपने जांगीरी क्षेत्र में चौरी कर लगाया और जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था। ये एलडीसी में पूछा। तो आपको पता है कि चौरी कर 1903 में कृष्ण सिंह ने लगाया था। और तलवार बंदई ये जो पृथ्वी सिंह ने लगाया था 1906 के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में लाडनू में आयोजित तीसरा वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष है जो निम्न में से कौन था। ये 2 से 3 बार भाई पूछा हुआ प्रश्न है। तो रणछोड़ दास गट्टारी थे। 2024 में 2 एग्जाम में पूछ लिया गया है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी और असिस्टेंट जो है उसमें भी पूछ लिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। तो इनमें से कौन थे, तो आपको पता है कि मगराम वैद्य भी था, और भिक्षालाल बोहरा भी था, और लक्ष्मण दास स्वामी भी था। ये सभी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे। तो 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। और 1937 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है और कलकत्ता के अंतर्गत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। यानी इनमें से आपको बताना है कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष है वो कौन थे। तो जमनालाल बजाज थे 1938 के अंतर्गत। और कर्पूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज है, इनका संबंध किससे है, तो जयपुर प्रजामंडल से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा वो है ये है कि केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया है जो किसको संबोधित करते हुए लिखा है, तो महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले हुए, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्न में से कौन सा केसरी सिंह बारठ द्वारा नहीं लिखा गया है। इनमें से कौन सा कथन जो है अपनी रचना जो केसरी सिंह बारठ की नहीं है, तो ये हो जाएगी रूठी रानी और प्रेम। ये केसरी सिंह बारठ की रचना है जो
नहीं है। दुर्गादास चरित्र ये भी है। राज सिंह चरित्र और प्रताप सिंह चरित्र ये सभी चरित्र से शुरू होने वाली रचना है जो इसकी एक ट्रिक लगा के भी आप रख सकते हैं याद। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन है जो किसने किया है? तो महाराणा सज्जन सिंह है, इन्होंने देश हितैषणी सभा का गठन किया है 1800 के समथिंग ईस्वी में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट है जो कौन था? तो जेडी होल सिरोही का था। इडन है जो जयपुर का था। मेजर बर्टन है जो कोटा का था, आपको पता है कि इसका सिर है जो कोटा किले पर टांग दिया था। मेक मेसन है जो जोधपुर का था। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये पूछा जाता है भाई, प्रश्न है जो पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित है जो पूछे हुए प्रश्न। तो अगले प्रश्न है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का जो दमन किया? तो मेजर जनरल एस.डी. रॉबर्ट्स है, इन्होंने दमन किया है। जो पॉलिटिकल एजेंट के प्रश्न है जो हर एक एग्जाम में पूछे हुए, कई बार रिपीट हुए ऐसा, तो पॉलिटिकल एजेंट है, आपको ध्यान रखना है और बार बार पूछे भी जाते हैं। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एस.जी.जी. एजेंट टू गवर्नर जनरल है जो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आज अपन इसी क्लास के अंतर्गत हर एक विषय है जो राजस्थान की इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल सारे प्रश्न है जो करने वाले हैं जो 2024 में पूछे हुए हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि है जो कब की थी? तो 1823 में सिरोही है उसके साथ की थी। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी है जो नहीं माना है? तो अमीर महाकाव्य इसके अंतर्गत चौहानों को क्या माना है? सूर्यवंशी नहीं माना है। इसके अंतर्गत क्या माना है आपको बताना है? चंद्रवंशी है जो माना है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, चंद्रवंशी है जो बताया गया। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ये अच्छा प्रश्न है। 2000 जो 14 में एक एग्जाम हुआ था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसी के अंतर्गत भी ये प्रश्न है जो पूछ लिया गया था। तो प्रभाकर वर्तन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार जो वंश है, प्रतिहार वंशों की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी है जो मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित है जो कर ली थी? तो नागभट्ट प्रथम है, इन्होंने मेड़ता को राजधानी बनाया था। आपको इतना ध्यान रखना है, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए डाला है। आपको तो इतना ध्यान रख लेना है कि मेड़ता को राजधानी किसने बनाया है? तो नागभट्ट प्रथम ने बनाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना है जो इसका जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना। और राजपूताना का जो सर्वप्रथम प्रयोग है जो जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में किया था और 1805 के अंतर्गत लिखित प्रमाण जो हमें मिले थे। और राजस्थान शब्द है जो सर्वप्रथम जेम्स टोड ने प्रयोग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट कर लगे। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है जो कौन सा है आपको बताना है? तो संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का स्तूप क्षेत्र है, ये गलत हो जाएगा भाई। संपूर्ण जो मरुस्थल है जो बालू का स्तूप वो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो अपना है इसमें से 42 के आसपास समथिंग % भाग है जो मरुस्थल विहीन क्षेत्र भी है। और यह लगभग 1.75 हजार वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है, ये सही है। और यह 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। आपको पता है कि जो मरुस्थल को है जो दो भागों में बांटने वाली अरावली के इधर है जो दो भागों में बांटने वाली 25 सेमी वर्षा सम रेखा है जो विभाजित करती है। तो ए और 2 है जो ए और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भालेरी, चूरू और मेंढा नदी सिक्कर में बरखाना प्रकार की बालू का स्तूप है जो पाई जाती है। नहीं, ये बरखाना स्तूप है जो केवल और केवल जैसलमेर के अंतर्गत ही मिलती है। महिंदपुर जो ये टुकड़ी है जो आपको पता है सिक्कर में मुख्य रूप से है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान में किस क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है जो मिलते हैं? यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है जो राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? तो एक बीकानेर के अंतर्गत और एक गंगानगर के अंतर्गत। ये दो स्थान ध्यान रखें, कई बार पूछा हुआ है कि पुंगल और सूरतगढ़ में विशेष रूप से
मिलते हैं। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में जो बरखान दौरे मिलते हैं आपको पता है। तो और हनुमानगढ़ के अंतर्गत जो चंद्राकार है वो मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालू को स्तूपों की अधिकता है जो लाठी सीरीज के अंतर्गत। तो बालू के स्तूप बिल्कुल कम पाए जाते हैं, परंतु यहाँ का है कि अधिकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि जो लाठी सीरीज है जो मरुस्थल क्षेत्र में तो पाई जाती है, तो यहाँ पर बालू के स्तूपों की तो अधिकता होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर आपको अलग से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ बालू के स्तूप है जो कम पाए जाते। तो ये इसका राइट आंसर ये सभी है जो इसकी विशेषताएं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा है जो स्थित है। तो लूणी बेसिन के अंतर्गत हिंगलाज का मगरा और ये नरसिंहपुर पहाड़ है ये स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर ले, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र है ये। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो सुमेलित नहीं है, आपको इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है पूछना है। तो पहला अपना बरदर्रा है वो उदयपुर में नहीं होकर के पाली और अजमेर के बीच का हिस्सा है। अजमेर का जो ब्यावर है वहाँ का हिस्सा है ये बरदर्रा। और खटखट दर्रा है जो बूंदी के अंतर्गत है, आडा वाली पहाड़ियों का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। और देसूरी दर्रा है जो पाली के अंतर्गत है। कामली घाट है जो राजसमंद में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर नहीं पूछा है, इंपॉर्टेंट कर ले इसे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान में जलवायु प्रदेशों में कौन से सबसे कम वार्षिक वर्षा है जो प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको पता है कि BHSW है, यहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा है जो प्राप्त होती है, क्योंकि ये जैसलमेर के आसपास का हिस्सा है जो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सिरोही पाली राजसमंद में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा है जो पाई जाती है। तो इनसेप्टी सोल है जो यहाँ पर पाई जाती है सिरोही पाली के आसपास। और आपको पता है कि जो एंटी सोल है जो अपनी कहाँ पाई जाती है, जयपुर की साइड है जो पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि एरिडी मृदा समूह है जो प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में है जो पाई जाती है। ये जो सांख्यिकी अधिकारी है उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। देखो पश्चिमी राजस्थान में जो पाई जाती है। आजकल आपने 2023 के जो एग्जामों का ट्रेंड है जो देखा होगा, तो यहाँ पर मृदा से अब जो बहुत सारे प्रश्न है जो मृदा जनसंख्या हुए इनसे और नदियाँ हुआ इनसे जो प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं भूगोल के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी है जो पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, चूरू और झुंझुनू है। यहाँ पर लाल रेतीली है जो मिट्टी है जो पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का प्रकार जिले है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साई रोजेन, हनुमानगढ़, चूरू। यहाँ पर है जो अपने की है जो मृदा का है जो प्रकार है जो सुमेलित नहीं है। साई रोजेन अपन का हो जाएगा बीकानेर के आसपास का हिस्सा। तो अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि लूणी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। तो लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा है जो लाल भूरा डूंगर है, ये अच्छा प्रश्न है और ये सत्य हो जाएगा हमारा। और यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है, ये कच्छ के रण के अंतर्गत बिल्कुल सही है जाती है। और उद्गम से बालोतरा तक है इसका पानी मीठा होता है और बालोतरा के बाद है जो इसका पानी खारा हो जाता है, ये भी कथन सही है। और यह राजस्थान के कुल आपात क्षेत्र में के 5.6% भाग पर है जो प्रवाहित होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका असत्य कथन हो जाएगा। ये आपको मैं बता दूं 10% के समथिंग है जो आपात क्षेत्र जो बनाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सहायक नदी से सही सुमेलित है जो नहीं है। सहायक नदियाँ और उससे संबंधित सही सुमेलित जो कौन सा है जो नहीं है। ये जो EEO का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न है जो पूछ लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सोम और मेंथा ये सहायक नदियाँ नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेंथा नदी है जो सांबर झील में गिरने वाली है और सोम आपको पता है कि डूंगरपुर के आसपास, तो इतनी दूरी ज़्यादा है कि वो जयपुर के आसपास और ये दक्षिणी राजस्थान में, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ नहीं भी पूछा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये मई। इसकी सहायक नदी चाप है, लूणी की गुइया है और साबरमती की आत्मती है जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में जो
मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा। ये पिछली जो पशु परिसर का एग्जाम हुआ था उसी के अंतर्गत भी ये प्रश्न है जो पूछा हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि आपको उद्गम और उससे संबंधित नदी है वो सम्मिलित करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, आपको पता है कि बनास है जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बैराट की पहाड़ियों से आपको पता है बाणगंगा है जो निकलती है। बैराट की पहाड़ियाँ जो जयपुर के अंतर्गत स्थित है। अगला है खंडेला की पहाड़ियाँ, इससे कांतली नदी है जो निकलती है, ये सीकर के अंतर्गत स्थित है खंडे। और एक है सेवर की पहाड़ियाँ जिससे साबी नदी है जो निकलती है। तो इसका राइट आंसर अपन देखते हैं कि ए है जो 3 से जाता है, तो ए के अंतर्गत सीधा ही है जो 3 एक ही है, तो बी इसका राइट आंसर। बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी है जिसका उद्गम होता है, और जो दिवेर की पहाड़ियाँ हैं उससे कोठारी नदी है उसका उद्गम होता है। ये एक साथ मैंने 2 और लिख दिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि कौन सी नदी है जो शेखावटी प्रदेश से संबंधित है जो नहीं है। तो आपको पता है कांतली भी है, कामंत भी है और मेंढा भी है। ये एक डाई नदी है जो शेखावटी से नहीं होकर कहाँ की है, अजमेर की है। और बनास की जो सहायक नदी है डाई नदी, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान में मीठे पानी की झील है जो कौन सी नहीं है। ये 17वां अधीक्षक में पूछा हुआ है, तो आपका साथ साथ ये भी मोटिवेशन बना रहेगा कि किस तरह से एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हम में जो कितने क्या सही कर पा रहे हैं। तो उदय सागर झील है जो मीठे पानी की झील है जो नहीं है राजस्थान में। ये यहाँ पर राजस्थान मीठे पानी की झील है कौन सी है, तो उदय सागर हो जाएगी। ये सभी खारे पानी की झील है, पंचभद्रा, डिडवाना और सांबर है जो खारे पानी की झील है। और सांबर के साथ ध्यान रखना ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि पंचभद्रा और सांवरला और कपासन है जो खारे पानी के गर्त निम्न में से किस में है जो पाई जाती, तो लूणी जवाई बेसिन के अंतर्गत आती है ये, यानी कि आपको क्षेत्र पूछा है कि कौन सा क्षेत्र है उसके अंतर्गत पाई जाती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण है जो करवाया है, तो मान सागर झील है, ये जयपुर के अंतर्गत स्थित है। इसी के अंतर्गत है जो सवाई जयसिंह ने क्या बनाया, जल महल बनाया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सही कथन है उसका चयन करना है आपको। पहला कथन है हमारा दिया हुआ है कि चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त उद्यम है जो परियोजना है, ये इसका राइट आंसर है। अगला है कि गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ है, ये भी सही आंसर है। तो अगला है कि ज्वार सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ है। ज्वार सागर से चाहे द्वितीय में हो तृतीय में हो, यहाँ पर हमारा है जो मतलब नहीं है, चंबल पे पूछा है कि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि वर्षा जल संग्रहण करने वाली जो रानीसर टाँका है जो कहाँ पर है, तो ये जोधपुर के अंतर्गत हो जाएगा। ये जोधा की पत्नी है, उन्होंने बनाया है रानी सागर तालाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा वो है कि प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा है जो नहीं था। ये एलडीसी में पूछे हुए है, तो जोधपुर है जो प्रथम चरण में नहीं था, इसे द्वितीय चरण के दूसरा जो कार्य हुआ था उसमें जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, तो आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी नहर है वो सबसे लंबी नहर है भारत की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय जो कहाँ स्थित है, तो जयपुर के अंतर्गत स्थित है। बहुत सारे बच्चे जो जैसलमेर करके आते हैं क्योंकि इधर साइड जो इंदिरा गांधी नहर है जो बहती है पश्चिमी राजस्थान में, परंतु इसका जो संभागीय मुख्यालय है वो कहाँ है, जयपुर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है जो पूछे ऐसे प्रश्न है कि बार बार है जो रिपीट भी होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आप देखोगे तो 2020, 21 हर एक एग्जाम में रिपीट हुए और बार बार 24 में भी हो गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि कौन सा युग में जो सही सम्मिलित है जो नहीं है, तो माही बजार सागर परियोजना है जो गुजरात और राजस्थान की है, सही है एकदम। गुजरात कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो ये इसका राइट आंसर है। और राणा प्रताप सागर परियोजना ये राजस्थान और पंजाब की है, ये इसका गलत आंसर है, ये तो केवल राजस्थान की है। व्यास परियोजना जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। जो माही परियोजना है जो इसका पूछा है सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा सही है क्योंकि मध्य प्रदेश भी इसमें काफ़ी हद तक साथ है जो आता है। अगला हो जाएगा कि चंबल परियोजना है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है,
ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी है जो इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल है जो PKC बोलते हैं इसको एक साथ में, यानी पार्वती कालीसिंध और चंबल है जो लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर है जो विचार कीजिए। आजकल कथनों से ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं। तो इस परियोजना से राजस्थान में 20 जिलों को अगले 3-4 दशक तक है जो पेयजल है जो सुविधा जो कराई जाएगी। तो इसमें अब 20 जिले नहीं है, 2024 में कितने हैं, 21 जिले हैं, तो ये इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। और अगला है कि इस परियोजना के तहत है राजस्थान में 5 बैराज है, रामगढ़, महलपुर, मेज और राठौड़ और डूंगरी, और एक बांध है जो भोगनेरा बनाया जाना प्रस्तावित है। ये इसका सही आंसर है। तो एक इसका बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति है उसकी शुरुआत कब की है। तो 2023 में इसकी शुरुआत की है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान वन जो नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण की भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक है जो बढ़ाया जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20% तक है जो बढ़ाया जाना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र प्रदेश में सालर है जो वन है जो मिलते हैं। तो आपको पता है कि अरावली पर्वत पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर सालर वन है जो धों के वन ये ज़्यादा मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन है जो मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित जो यहाँ पर मिलते हैं अपने उदयपुर, कोटा, यहाँ तो हो गई नहीं, मिश्रित वन है जो हो गई नहीं, बिल्कुल ही काट दो आप। अगला है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नागौर, यहाँ पर भी नहीं है। अगला है अजमेर, पाली, सिरोही, चूरू, और अगला हो जाएगा यहाँ पर अलवर, भरतपुर। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, पाली, सिरोही, चूरू। सी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान में निम्न में से किन जिलों में सागवान प्रमुख है जो वन है जो मिलते हैं। तो सागवान वन है जो आपको पता है कहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर मिलते हैं अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में सागवान वन है वो मिलते हैं। और सदाबहार वन है जो माउंट आबू मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है जो पाए जाते हैं, यानी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो माउंट आबू पाए जाते हैं। अभी पढ़ाया मैंने आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसको राजस्थान सरकार ने कब अपनाया। ये पुलिस ने पूछा है, तो ध्यान रखना 1 सितंबर 1973 को अपनाया है। आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो 1 तारीख है जो जरूर याद रखना कि 1 तारीख को अपनाया था, बाकी ये महीना और आपको याद अपने आप हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में सर्प अभ्यारण्य जो स्थित है। तो कोटा के अंतर्गत है जो सर्प अभ्यारण्य जो स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम है जो चयन कीजिए। तो आपको पता है कि पाली है जिसमें सर्वाधिक है जो लिंगानुपात है। अवरोही पूछा है यानी घटते क्रम पूछा है। उसके बाद टोंक, दौसा, अलवर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री है जो कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुल लाल अस्सावा है जो इसका प्रधानमंत्री था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका है जो कौन है। तो मधु भट्ट तेलंग है जो ध्रुपद गायिका है। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, कौन है, मधु भट्ट है जो तेलंग है जो प्रथम है जो ध्रुपद गायिका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि रतवाई लोकगीत है जो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो मेवात का है जो प्रसिद्ध है। मेव जाति के द्वारा आपको मैं बता दूं 2 और है, एक रणबाजा और रतवाई, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेवात क्षेत्र में गाया जाता है मेव जाति के द्वारा। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्न में से तत्वाद्य जो कौन सा है। जो तत्वाद्य यंत्र है जो तार से है जो बजाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है तत्वाद्य यंत्र जो एक तो यंत्र है जो हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र, और एक रवाज हो जाएगा, और एक भफंग है जो हो जाएगी। ये तीनों ही है जो तत्वाद्य यंत्र है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि फट बजाते समय बाबूजी के भोपे का वाद्य यंत्र जो कौन सा है। तो यानी फट बजाते समय बाबूजी का वाद्य यंत्र जो
रावण आता है। और पाबूजी राठौड़ है, उससे संबंधित आपको मैं बता दूं, उसकी लोकप्रिय है जो सर्वाधिक है, जो अपने फड़ है जो सर्वाधिक लोकप्रिय और भील जाति के भोपे द्वारा बजाई जाती। और वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण आता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर ले, एक साथ 3 प्रश्न है जो वो ध्यान रखे, पूछा जाता है इर्द गिर्द। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि कमाचा जो नाम का वाद्य राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा है जो बजाया जाता है? तो मंगनियार जाति के द्वारा कमाचा है जो बजाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर, ये पशु परिसर में भी पूछा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि डेरू है जो क्या है? तो डेरू है वाद्य यंत्र है जो गोगे जी है उसके संबंध में गीत गाते समय बजाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान राज्य की आत्मा है जो लोक नृत्यों का सिरमौर राज या नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अपना घूमर। और घूमर है जो भील जाति द्वारा किया जाता है और सर्वाधिक है जो आपको पता है गणगौर के समय किया जाता है और जयपुर का प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? ये देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, यूआर में पूछ लिया गया और कनिष्ठ लेखाकार में भी पूछ लिया गया, राजस्थान पुलिस में भी है जो एक ही वर्ष में 3 से 4 बार प्रश्न जो रिपीट हुआ है। तो गीदड़ नृत्य शेखावटी का शुद्ध रूप से पुरुष प्रधान है ये नृत्य और होली रोपण से होली दहन तक है जो किया जाता है। और शेखावटी क्षेत्र का एक प्रकार का स्वांग है जो अपने गीदड़ है, एक प्रकार का स्वांग भी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है या नहीं पूछा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला है अपना कि बम्ब नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य, ये इसका सही है। अगला है कि 2022 में यूनेस्को में वाटर नृत्य शैली में अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है, यानी कि नहीं किया है अभी तक कोई भी 2022 में राजस्थान का नृत्य जो नहीं किया। अगला है जसनाती पंथ है जो अग्नि नृत्य बीकानेर के कतरिया सर से उत्पन्न है, ये सही है। और घोड़ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये सही है एकदम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, ये नहीं आ रहा है तो स्क्रीन शॉट लेके कर ले क्योंकि ये रिपीट होने की संभावना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है इनमें से कि मारवाड़ है उसका डांडिया नृत्य जो प्रसिद्ध है, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 तो 2 के अंतर्गत है। और शेखावटी का आपको पता है कि गीदड़ नृत्य है, तो B का 4 हो जाएगा। तो B का 4 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर। और जालोर का है जो ढोल नृत्य और ये थांगना शैली के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भूतपूर्व जो सीएम है हमारे जय नारायण व्यास है, इन्होंने इसको ऊंचाइयों तक है जो पहुंचाया। और अलवर भरतपुर के अंतर्गत बम नृत्य जो प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जोगी जोगन कान गूंजी मियाँ बीबू पठान, और इसके साथ ध्यान रखें रसीली तंबोलन है, ये सभी की सभी है जो ख्यालें हैं किससे संबंधित है? तो जयपुरी ख्याल है ये सभी की सभी। और महिलाएं हैं इसकी भूमिका है जो महिलाएं हैं जो निभाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि 4 बोत है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टोंक की हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान है निम्नलिखित में से कौन सी तोरा कलंकी ख्याल से है जो संबंधित है? तो नागौर से, जो नागौर की कुछामनी ख्याल है वो तोरा कलंकी ख्याल से संबंधित है। यहाँ पर आपको पूछा है कि यहाँ ध्यान रखना नहीं है जो पूछा है, मिसप्रिंटिंग है, नहीं है तो पूछा है। तो नागौर है जो इससे संबंधित नहीं है, तोरा कलंकी से ये किससे संबंधित है? कुचामनी ख्याल से संबंधित है। बाकी सभी की सभी है जो तोरा कलंकी के प्रसिद्ध स्थल है, क्योंकि आपको पता है कि तोरा कलंकी चित्तौड़ के आसपास है जो प्रसिद्ध हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि उदयपुर के राजमहल में चित्तर और ओवरी की स्थापना जो किसने की है? तो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट है, इन्होंने की है चित्तर। इसके समय ही स्वर्ण काल है जो कहा जाता है अपने इस चित्रकला का, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथ के रूप में चित्रित भित्ति चित्र है जो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गोयनका की हवेली है जो फतेहपुर सीकर के अंतर्गत वहाँ की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, आपको ये भी पता चल रहा है कि कैसे प्रश्न है जो पूछे जा रहे हैं। तो आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखना, अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियाँ हैं जो मंडावा में स्थित है? तो इसमें हो जाएगी लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली है जो मंडाराम में स्थित है। और राम गोपाल मदन लाल
जो मुमुरिया की हवेली है ये भी मंडावा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि डी इसका राइट आंसर। सालिम सिंह की हवेली जो अपन को पता है, सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और हरचंद लाल दांदनिया की हवेली है ये झुंझुनू की है, परंतु मंडावा की जो प्रसिद्ध है जो नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि हवा महल का निर्माण जो किसने करवाया, तो ध्यान रखना सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। और ये कितनी मंजिला है, 5 मंजिला है, और इसमें 953 है जो झरोखे। और ध्यान रखना इसकी जो स्थापना हुई थी हवा महल की निर्माण है जो 1799 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखना पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री की पुस्तक के साथ अंकन है जो दिखाया गया, तो मैनाल के मंदिर है, मैनाल का मंदिर जो भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है, उसके अंतर्गत मंदिर के अंतर्गत एक स्त्री का पुस्तक के साथ है जो अंकन है जो दिखाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2019 के अंतर्गत एक एग्जाम में और पूछ लिया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान का सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर है जो निम्न में से कहाँ स्थित है, तो जालटा पाटन के अंतर्गत है जो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो मान सिंह फर्स्ट की याद में इसका निर्माण करवाया नहीं, ये इसका गलत आंसर हो गया। ये इसका पुत्र था जगत सिंह, उसकी याद में यो इस मंदिर का निर्माण करवाया। रानी कंकावती ने इसका निर्माण करवाया, यस। मान सिंह और कंकावती ने दोनों ने मिलकर निर्माण करवाया। इसमें सुंदर गरुड़ मंडप है, ये भी सही है। यह मंदिर आमेर जो जयपुर में है वहाँ पर स्थित है, ये सही हो जाएगा। ये मान सिंह की याद में नहीं बनवाकर मान सिंह खुद के द्वारा बनाया गया अपनी पुत्र की याद में, तो अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि रणकपुर के मंदिर का निर्माण है जो किसके आदेश पर प्रारंभ हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोम सुंदर सूरी। ये किसी के लिए नया प्रश्न हो सकता है, परंतु इसे भी 2 से 3 बार है जो पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि बड़नेर का किला है जो स्थित है, बड़नेर का किला है जो हनुमानगढ़ के अंतर्गत स्थित हो जाएगा और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के स्थान पर है जो स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि दारागढ़ दुर्ग है जो कहाँ पर स्थित है, ये जो सांख्यिकी अधिकारी 2024 में ये पूछा। आज के सारे ही प्रश्न में 2024 के ये जो लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होंगे आपके 2025 में निश्चित रूप से। तो ये दारागढ़ है जो चौमू के किले को जो कहते हैं, और हनुमानगढ़ में अभी अपन ने पढ़ा है जो बड़नेर का किला है जो हनुमानगढ़ में और जो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर इसकी खोज को लेकर एक पूछा जाता है कि जो अपने बड़नेर दुर्ग हुआ था, यहाँ पर आपको पता है कि जो कालीबंगा सभ्यता है जो भी हनुमानगढ़ में है, और इसकी खोज है जो अमलानंद घोष ने की है, किसकी, कालीबंगा की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सही सुमेलित है जो नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसमें सांख्यिकी अधिकारी में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, तो कैला देवी मंदिर करौली के अंदर है, ये सही है। कपिल मुनि का मेला ये कोटा के अंदर नहीं है, कोटा में कहाँ से चला जाएगा भाई आजकल, ये तो अपना हो जाएगा कोलायत बीकानेर के अंदर। भरत मुनि का मेला है जो अलवर के अंतर्गत है, और शीतला माता का मेला है जो चाकसू जयपुर के अंतर्गत स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ऐसे प्रश्न खूब पूछे हुए हैं और पूछा भी जाएगा आपके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सम्मिलित कीजिए स्थानीय देवता और उसके जन्म को लेकर है, कि तेजा जी है उनको सम्मिलित करना है, तो नागौर के अंतर्गत तेजा जी का जन्म हुआ है। गोगा जी का जन्म है जो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ है, और तल्लीनाथ जी है उसका जन्म है जो जोधपुर के अंतर्गत हुआ है, और पाबू जी है इसका जन्म है जो कोलू फलोदी के अंतर्गत है, इनका जन्म हुआ है। तो अब मिलान करते हैं एक एक करके कि तेजा जी है जो डी, यानी कि डी तो सारे ही है यहाँ पर देख लो, तो इसे है जो प्रश्न अपना ऑप्शन कटेगा नहीं। और गोगा जी है जो चूरू के अंदर सी हो जाएगा, तो इसमें सी है जो इसी एक के अंतर्गत है, आपको पता है कि बी के अंतर्गत है जो सी ए के अंतर्गत है, सॉरी यहाँ पर ए पहले का डी है, तो पहले का डी इस एक के अंतर्गत ही है, ये 2 के अंतर्गत डी है, और फिर हो जाएगा अपना गोगा जी को हो जाएगा सी, तो ये सी इस एक के अंतर्गत ही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थकर को समर्पित है,
तो ऋषभ देव को समर्पित है और ये दुलेव है जो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंतर्गत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, पूछा हुआ प्रश्न है और कई बार पूछा भी जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि गोगा जी के घोड़े का नाम है जो क्या था। तो ये अच्छा प्रश्न है। यहाँ से मैं आपको एक एक प्रश्न है जो खोल कर दिखाने वाला हूँ और ये सारे के सारे प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, घोड़ के पीछे है पूछे जाएंगे। तो चेतक है जो महाराणा प्रताप का घोड़ा हो जाएगा। आपको गोगा जी घोड़े है यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो गोगा जी के घोड़े है जो जवाड़िया है जो गोगा जी घोड़े का नाम है। नीला घोड़ा है एक तरह का और गोगा जी घोड़ा है। यह नया प्रश्न है, कहीं पर दिया हुआ नहीं है परंतु पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखना। और केसर काल में है जो बाबू जी का घोड़ा है। और तेजल है जो अपने तेजा जी का ही है और जिसे लीलन भी कहते हैं। और चेतक है जो महाराणा प्रताप का है। और अब ध्यान रखना ये जो नीला घोड़ा है ये किसका है, गोगा जी का। और जो अपने लीला घोड़ा वो हो जाएगा रामदेव जी का। और लीलाधर घोड़ा हो जाएगा देव नारायण जी का। और किरण काबरा हो जाएगा मेहा जी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इन प्रश्नों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि तेजा जी का जन्म स्थान है जो किस जिले में हुआ है। तो खरनाल नागौर के अंतर्गत हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। यहाँ से अपन तेजा जी को एकदम खोल के करने वाले एक एक, क्योंकि तेजा जी से बहुत सारे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। तो खरनाल के अंतर्गत इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और मुख्य स्थान है जो मंदिर है वो परबतसर के अंतर्गत है। और जो पनेर गांव है उसमें उसका विवाह हुआ था, यानी कि ससुराल है जो कहाँ हो जाएगा, पनेर में। बासी डूगरी है जो इसकी कर्म स्थली है जो मानी जाती है। और इसके सांप का नाम ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार है जो पूछा जाता है। तो सेंगारेया है जो इसके सांप का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। और मृत्यु है जो सुरसुरा के अंतर्गत हुई है। और इसका जो गोपुत्र है जो भावंता गांव हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे बड़ा जो मेला है जो चौक वायर को लगता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा वो ये है कि इनमें से आपको है जो सम्मिलित करना है कि ख्याल के निम्नलिखित प्रकार और उसके क्षेत्रों को सम्मिलित है जो करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर ले इसको। तो इसके अंतर्गत जो कुचामनी ख्याल है वो किससे संबंधित हो जाएगी, अपने नागौर से संबंधित हो जाएगी। पीछे ही मैंने आपको बताया था प्रश्न कि अपने जो बाकी तो थी तुरा कलंगी से लेकर चित्तौड़ के आसपास, और एक नागौर के अंतर्गत जो है जो दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ देखो यही प्रश्न है जो वापस रिपीट कर दिया है। तो कोचामनी ख्याल है जो नागौर के अंतर्गत है। अलीबख्शी ख्याल है जो कहाँ हो जाएगी, मेवात के अंतर्गत हो जाएगी। और हीर रांझा है जो जयपुर की हो जाएगी। और कान गूंजनी है जो शेखावटी हो जाएगी। तो अपने एक के दो, यानी कि एक के अंतर्गत दो है जो केवल इसी एक में ही मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ये थे आज के क्वेश्चन, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।